अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सही। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी को समझने के लिए पहले हमें पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस, उसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंसुलेटर डिस्क। तो एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर डिस्क ले लेते हैं हम, सही, या फिर स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो देखिए कि बेसिकली ये हो गया आपका टावर का क्रॉस आर। ठीक, अब यहां देखिए ये आपकी एक डिस्क हो गई। ठीक, इससे एक मेटालिक पिन निकली, इस वाली डिस्क के ग्रूव में गई और ये फिट हो गई। अब नीचे से एक मेटालिक पिन और निकली और ये ऐसे फिट हो गई और ये हमारा कंडक्टर है। ठीक, एज्यूम करिए कि माना मैं टावर हूं, ये मेरी क्रॉस आर्म है, यानी टावर की क्रॉस आर्म है, ये इंसुलेटर की स्ट्रिंग है और नीचे से कंडक्टर पास हो रहा है। तो मैंने यहां पर 3 इंसुलेटर डिस्क ली हैं। ठीक, अब यहां पर इसके अक्रॉस मेरा जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V। ठीक, ये मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज मान लेते हैं V होगा, तो मैंने V लिख दिया है। सही। अब ये कंडक्टर है आपका, तो ये एक I करंट जा रही है, I करंट, इसे में बोलेंगे चार्जिंग करंट। ठीक, और अगर मैं हर एक इंडिविजुअल डिस्क के अक्रॉस पोटेंशियल देखूं तो वो क्या होगा, V/3। इसका रीजन क्या है, क्योंकि तीनों इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रही है। देखिए यहां भी आई फ्लो हो रही है, यहां भी आई फ्लो हो रही है, यहां भी आई फ्लो हो रही है। जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो फिर मेरा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। ठीक, तो ये मेरा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्योंकि ये भी मेटालिक पिन है और ये भी मेटालिक पिन है, यहां भी मेटालिक पिन, यहां भी मेटालिक पिन, तो यहां पर एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स। ये कैपेसिटर की डेफिनेशन होती है। सही। तो यहां पे एक प्लेट, दूसरी प्लेट, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव कर रहा है। तो इसे मैं अगर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इसे मैं कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। तो देखिए मैंने इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दिया, ऐसे इस डिस्क के अक्रॉस मैंने एक कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया और इस डिस्क के अक्रॉस भी मैंने एक और कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया। ये मेरा कंडक्टर जा रहा है। इसका मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूं, इसे मैंने बोल दिया C C C। ठीक, यहां पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, ये I, यहां पे I। ठीक, और यहां पे जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, V/3 एंड V/3। ठीक, इस कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं सेल्फ और म्यूचुअल कैपेसिटेंस। सही। लेकिन प्रैक्टिकली ये तो आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ये मेरी स्ट्रिंग है, तो ये तो क्रॉस आर्म हो गई, लेकिन साथ में पैरेलल में टावर भी है, तो टावर की वजह से भी आपका एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना रहा हूं यहां पर। देखिए ये आपका क्रॉस आर्म हो गया, उसके बाद पहले मैं ये वाले कैपेसिटेंस बना दे रहा हूं आपके, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए ये आपका टावर का क्रॉस आर्म हो गया, इससे एक कैपेसिटेंस बना ये। ठीक, इससे एक कैपेसिटेंस बना ये। ठीक,
उसके बाद इससे एक कैपेसिटेंस बना ये, ठीक। तो ये 3 कैपेसिटेंस आपके फॉर्म हुए। इन कैपेसिटेंस में अब देखिए इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखिए पहले एक चीज और देखते हैं। इससे मैंने बोल दिया सी सी सी, ठीक। इसे मैंने बोल दिया C1 C1 C1, ठीक। इस C1 का मतलब क्या है? C1 है आपका शंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये टावर के साथ बन रहा है इसलिए इसे शंट कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक। तो अभी तक आपने 2 कैपेसिटेंस देखे, एक है आपका सेल्फ कैपेसिटेंस और दूसरा है आपका शंट कैपेसिटेंस। अब देखिए शंट कैपेसिटेंस की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है। देखिए ये यहां से हमारी आई करंट चली थी, ठीक, लेकिन यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्मॉल i3 और यहां लिख दिया हमने कैपिटल I3। फिर हम यहां पे पहुंचे तो यहां पे हो गई स्मॉल i2, यहां पे हमने लिख दिया कैपिटल I2। फिर हम यहां पहुंचे, यहां लिख दिया हमने स्मॉल i1 और यहां पे लिख दिया कैपिटल I1। ये मैंने नोड के नाम लिख दिए, इसे मैं मान लेता हूं A, इसे मान लेता हूं B और इसे मान लेता हूं C। तो देखिए शंट कैपेसिटेंस की वजह से आपका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक यूनिफॉर्म था वो अब नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहां से करंट चली, कुछ करंट इधर चली गई, रिमेनिंग करंट यहां पहुंची, यहां पे इस वाले नोड पे फिर कुछ और करंट इस तरफ आ गई और ये करंट आपकी जो रिमेनिंग करंट है आगे गई। तो अब आपकी हर एक डिस्क के अक्रॉस करंट की वैल्यू चेंज हो गई। तो अगर हमारी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल हो गया V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया मेरा V2 और इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल हो गया V3, ठीक। और यहां पे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि कंडक्टर यानी ये कंडक्टर के पास जो मेरी डिस्क होगी वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी V3, यहां लिख दे रहा हूं मैं V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में किस डिस्क की पोटेंशियल, किस डिस्क पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, टावर के क्रॉस आर्म के पास या कंडक्टर के पास। क्रॉस आर्म यानी ये और कंडक्टर यानी ये, सही। तो कंडक्टर के पास वाली डिस्क पे ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक फॉर्मूला और होता है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का, ठीक। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, N इंटू टोटल वोल्टेज across the string divide by voltage across the disk nearest to conductor। ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, सही। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। एन आपका यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्क, आपके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के स्ट्रिंग में कितनी डिस्क यूज हो रही हैं वो आपका हो गया एन। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यानी ये जो आपका V पोटेंशियल था यहां पे भी आप बनाएंगे टोटल पोटेंशियल V, ठीक। और यहां भी टोटल पोटेंशियल आपका होगा V, यानी जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, फेस वैल्यू लेनी होगी हमें। डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर के पास जो डिस्क होगी
उसका लेंगे। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहूं स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, तो वो फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, एन एफिशिएंसी बराबर, एन कितनी है यहां पे 3 डिस्क है यानी 3 इंटू टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, वो क्या है मेरा V, ठीक 3 इंटू V, और वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, वो क्या है मेरा V3, यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगा। जनरली हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी आइडियल केस में 100% होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी 100% नहीं होगी। जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, उतनी स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी कम होगी। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म रखते हैं या फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है उसका मैं छोटा सा डेरिवेशन करा रहा हूं कि अगर मुझे V1, V2, V3 इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आपको लॉजिकली चीज समझ में आए कि भाई अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो भी रहा है तो मैथमेटिकली और लॉजिकली कैसे हो रहा है, तो वो चीज देखते हैं हम। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको चीज बता देता हूं कि यहां पे हम C1 और C के बीच में एक रिलेशन लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं C1 बराबर KC, यानी K बराबर C1 बाई C। आप ये याद रखिएगा, कुछ बुकों में इसे C बाई C1 भी लिख रखा है, वो भी सही लिखा है। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को C मान लिया है और इस चीज को C1 मान लिया है। लेकिन हमारा एजम्पशन क्या है कि जो हमारा C1 है, ठीक, हमारा C1 है शंट कैपेसिटेंस, सही, और जो C है वो है हमारा सेल्फ और म्यूचुअल कैपेसिटेंस। चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। यहां पे हमारे पास 3 नोड है A, B, C। तो एट नोड A यहां पे हम KCL अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस वाले नोड पर कैपिटल I2 करंट इनकमिंग है, स्मॉल I1 करंट आउटगोइंग है और कैपिटल I1 करंट भी आउटगोइंग है। इट मींस यहां लिख सकते हैं हम I2 बराबर I1 प्लस स्मॉल I1, ठीक है। अब इसके अक्रॉस ये करंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए I2 कहां फ्लो कर रहा है, I2 यहां फ्लो कर रहा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V2, सही। तो मैं I2 को क्या लिख सकता हूं, V2 ओमेगा C। अब मुझे लिखना है I1 मेरा कहां फ्लो कर रहा है, यहां। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V1, देन वी कैन राइट इट V1 ओमेगा C प्लस स्मॉल I1 मेरा कहां फ्लो कर रहा है, ये। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं V1 ओमेगा C1 यहां पे इसे लिखा है क्योंकि ये C1 इसके अक्रॉस बात हो रही है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे लिख सकते हैं V2 ओमेगा C बराबर V1 ओमेगा C प्लस V1 ओमेगा C1 मेरा क्या है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं KC, तो इसे मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं, ये मैंने लिख दिया KC। इट मींस ओमेगा C और ओमेगा C आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा V2 बराबर V1 प्लस V1 K, ठीक। इसे मैं लिख सकता हूं V2 इक्वल टू V1 1 प्लस K, ठीक। इसे मैं लिख दे रहा हूं एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो मेरा एक कंक्लूजन ये निकल के आया, ठीक। अब एक बार में अपना KCL है वो अप्लाई करता हूं नोड B पर, सही। तो देखिए एट नोड B, ठीक। नोड B पर देखिए हमारी जो इनकमिंग करंट है वो क्या है I3, ठीक। आउटगोइंग करंट क्या है स्मॉल I2 और कैपिटल I2, सही। तो यहां मैंने लिख दिया इनकमिंग करंट है मेरी I3, आउटगोइंग करंट है मेरी
कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2। अब यहां में देखिए I3 की वैल्यू क्या होगी, I3 मेरी यहां पे फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V3। इट मींस V3 ओमेगा C। I2 की बात कर रहे हैं तो I2 मेरा यहां फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया V2 ओमेगा C प्लस स्मॉल I2। स्मॉल I2 मेरा यहां फ्लो कर रहा है, तो अब मेरा ये पोटेंशियल क्या है V1 प्लस V2। तो यहां मैं लिखूंगा V1 प्लस V2 ओमेगा C1। C1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां C1 है। ठीक, अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। V3 ओमेगा C इक्वल टू V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2, और C1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं KC से। ठीक, यानी ओमेगा KC। इसे सॉल्व करते हैं, ओमेगा C हमारा हट जाएगा, सही कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी V3 बराबर V2 प्लस V1 प्लस V2 K। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं, V3 बराबर, हमें अपनी V2 की वैल्यू पता है, ये याद रखिएगा, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक, तो V3 बराबर V2 की जगह ये वैल्यू रख ली, V1 1 प्लस K। ये वैल्यू कहां से आई है, यहां से आई है, प्लस V1 प्लस V2 K। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, V3 इक्वल टू V1 प्लस V1 K प्लस यहां भी V2 की वैल्यू आप V1 प्लस K रख लीजिए, सही, यानी V1 प्लस V2 की वैल्यू V1 प्लस K, और ये चीज हो गई आपकी K। सही, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं जरा, V3 इक्वल टू V1 प्लस V1 K, पूरी इक्वेशन आपकी V1 में आ गई है। ये चीज हो जाएगी आपकी V1 प्लस V1 K। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर रखी है K से, तो V3 इक्वल टू V1 प्लस V1 K प्लस V1 K प्लस V1 K प्लस V1 K स्क्वायर। ठीक, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, V3 बराबर, एक तो V1 आपका ये है, तो ये V1 हो गया, एक V1 K, दो V1 K और तीसरा V1 K, यानी प्लस का 3 V1 K और एक आपका प्लस का V1 K स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, V3 इक्वल टू V1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यानी 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं सेकंड। ये आपकी सेकंड एक्सप्रेशन आ गई। ठीक, उसके बाद हम टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं V1 की टर्म में। तो टोटल वोल्टेज मेरा क्या होगा, V होगा मेरा, ये V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें मैंने लिख लिया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, V इक्वल टू V1 की वैल्यू तो V1 है, V2 की वैल्यू ये है आपकी V1 1 प्लस K, और V3 की वैल्यू आपकी ये है प्लस V1 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी आपकी V1 1 प्लस K प्लस 3 प्लस K। ठीक, तो ये आपकी, यहां पे मैंने इसे सॉल्व नहीं करा है, डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये आपकी थर्ड एक्सप्रेशन आ गई। ठीक, अब हम इन तीनों इक्वेशन से एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए,
देखिए अगर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इससे हमारा रिलेशन क्या बन के आएगा, V1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाय, सॉरी हाँ, V2 डिवाइड बाय 1 प्लस K, ठीक, बराबर सेकंड है आपका ये। अब यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका, V3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इससे, ठीक, इससे क्या सॉल्व हो आएगा, V अपॉन 1 प्लस K और 3 प्लस K, ठीक। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। अब अगर यहां पे आपको V2 की वैल्यू पता है या V1 की माना वैल्यू पता है तो आप ये सब वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको अपने आरआरबी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन आना चाहिए, मेन जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इस रिजल्ट पर कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन डेरिवेशन कराने का मकसद ये था कि आपको लॉजिक समझ में आए कि फॉर्मूला आता कहां से, ठीक। क्योंकि अभी इस फॉर्मूले से 2-3 आउटकम्स और भी आने हैं, वो देखते हैं। जैसे आप देखिए कि इसे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी से कैसे रिलेट कराते हैं। देखिए अब मान लीजिए अगर k की वैल्यू मैं 0.2 रखता हूं, सही, अगर k की वैल्यू 0.2 है तो मेरी V2 की वैल्यू क्या आएगी निकल के, देखिए V2 की वैल्यू आएगी V1 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 V1, ठीक। सेम मेरी V3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V3 की वैल्यू निकल के आएगी, यहां से देख लेते हैं, V1 1 प्लस 3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व होके आएगा 1.64 V1, ठीक। यानी k की वैल्यू से क्या फर्क पड़ रहा है कि k की वैल्यू से V2 और V3 की वैल्यू चेंज हो जा रही है। अब जब वैल्यू चेंज हो जा रही है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, सही, ये आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मींस यहां पे आपकी पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती जा रही है। आपकी जो डिस्क कंडक्टर के नियरेस्ट है उससे पोटेंशियल मैक्सिमम आ रहा है, ठीक। और एक और आउटकम निकल रहा है कि अगर हम k की वैल्यू 0 कर दें तो उस केस में एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारी k की वैल्यू, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, k की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम से कम होगी हमारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही यूनिफॉर्म होगा। अब इसके बाद ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। मैं लिख दे रहा हूं, मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो हमारी 100% या 100% की तरफ क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। 98% है, 90% है, तो उस चीज को हम कैसे अच्छा करें, ठीक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल दिलाता हूं कि C1 बराबर होता है KC, यानी K बराबर C1 बाई C। अब हमें कैसे भी करके K की वैल्यू को कम से कम करना है, और K की वैल्यू दो केस में कम से कम हो सकती है, या तो आपकी C1 की वैल्यू कम हो या आपकी C की वैल्यू ज्यादा हो। यहां पर C1 क्या है, C1 है आपका शंट कैपेसिटेंस, और C क्या है, C है आपका सेल्फ और म्यूचुअल कैपेसिटेंस। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आपका बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, ठीक। इसे देखते हैं, देखिए ये मेरा हो गया टावर, ठीक।
ये सपोर्ट है, क्रॉस आर्म है, और ये मेरी डिस्क लगी है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है सी सी सी, और ये मेरा हो गया शंट कैपेसिटेंस C1 और C1। ठीक, तो एक चीज गौर करिए कि अगर मैं अपनी ये डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, सही, मतलब अगर मेरी ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस मेरी D है, ठीक, और D की जगह मैं इसे 2D कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, C1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इसे थोड़ा फिजिकली समझते हैं। माना मैं ही टावर हूं, ठीक, और ये एक सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग है, सही, तो यहां टावर और वो स्ट्रिंग के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा। एक दूसरा केस है, ये स्ट्रिंग यहां पर है, अब यहां से लेके यहां तक कैपेसिटेंस बनेगा, तो इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और इस वाले केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी। और क्यों कम होगी, क्योंकि आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जा रही है। यानी हम लिख सकते हैं C1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। जैसे ही आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वैसे ही C1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, C1 की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में K की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर K की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फिर स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये आपका पहला मेथड है, लेकिन इस मेथड का हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें लॉन्गर क्रॉस आर्म बनाने पड़ेंगे। लॉन्गर क्रॉस आर्म बनाने के लिए जो टावर का नीचे फुटिंग एरिया होता है उसे हमें ज्यादा करना पड़ता है, जो थोड़ा सा हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो इस वजह से इस मेथड का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड मेथड है आपका, वो है आपका बाय यूजिंग ग्रेडिंग। ठीक, तो सेकंड मेथड में लिख रहा हूं बाय ग्रेडिंग। ग्रेडिंग भी बोलते हैं इसे, और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक, अब जरा ग्रेडिंग समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ये आपके कैपेसिटर बन रहे थे 1 2 3, सही, सी सी सी, ये सी, ठीक, यहां भी बना सकते हैं। ये C हो गया, ये C1 हो गया, ये C1 हो गया, ये C1 हो गया। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि ग्रेडिंग से हमारा मतलब क्या है। देखिए, हमें यह बात तो पता होती है कि टोटल पोटेंशियल हमारा V होगा। ठीक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा V1 हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा V2 हो गया, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा V3 हो गया। लेकिन जो डिस्क हमारी कंडक्टर के पास में होती है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, यानी V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, सही। तो अब हमें कैसे भी करके ये V3 की जो वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमें इस V3 की वैल्यू को कम करना है। यही तो मोटिव है हमारा, सही। तो V3 की वैल्यू को कम कैसे करें, तो देखिए, आपको रिलेशन पता होता है Q बराबर CV, यानी C बराबर Q अपॉन V। यानी हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V। ठीक है, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो अगर मुझे ये वैल्यू कम करनी है, ठीक, ये वैल्यू कम करनी है, तो मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जो ये वाली यूनिट है आपकी, ये वाली यूनिट, ठीक, इसे हम बोलते हैं बॉटम यूनिट। ठीक, बॉटम यूनिट। तो बॉटम यूनिट पे हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस रखना पड़ेगा, सही। और अगर मैं बात करूं टॉप यूनिट, सही, तो टॉप यूनिट पे हमें मिनिमम कैपेसिटेंस रखना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपका कि टॉप यूनिट का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए और बॉटम यूनिट का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए। अब हम यहां पे देखते हैं कि कैपेसिटेंस है, एक रिलेशन और होता है हमारा C प्रोपोर्शनल एरिया। ठीक, यानी अगर C की वैल्यू आपको ज्यादा रखनी है तो आपका डिस्क का साइज भी ज्यादा होगा, सही। तो डिस्क का साइज का ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसमें आपका जो बॉटम यूनिट होगी वहां पे डिस्क साइज
ज्यादा, ठीक। और जो आपकी टॉप यूनिट होगी यहां पे डिस्क साइज कम, सही। तो ये मेथड होता है आपका कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, लेकिन हम इस मेथड का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। मैं लिख दे रहा हूं, प्रैक्टिकली यूज नॉट, प्रैक्टिकली नॉट यूज, सही। क्यों नहीं यूज, ज्यादा हम नहीं करते हैं। देखिए 8 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क, 5, ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क हैं, तो हमें हर डिस्क का साइज अलग करना पड़ेगा। डिस्क का साइज क्यों अलग करना पड़ेगा? क्योंकि हर डिस्क का फिर कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा, ठीक। लेकिन हर डिस्क का साइज अलग करने में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो इस वजह से हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। अब एक तीसरा मेथड देखते हैं। ग्रिडिंग वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एरिया का क्या कंसेप्ट होता है, प्लस कैपेसिटेंस हमें कहां पे ज्यादा या कम रखना है, सही। तीसरा मेथड है आपका बाय यूजिंग गार्ड रिंग। बेसिकली गार्ड रिंग को हम मेटालिक रिंग भी बोलते हैं, मेटालिक रिंग, ठीक। मैं डायग्राम बनाता हूं, सेम वही डायग्राम, और ये मेरा कंडक्टर हो गया सी सी सी। यहां पे एक ये कैपेसिटेंस बना, एक ये बना C1 C1। गार्ड रिंग में क्या करते हैं हम कि कंडक्टर के पास से एक रिंग ऐसे लगा देते हैं जो मेटालिक रिंग होती है। अभी तक हमारी जो नॉर्मल कंडीशन में जो करंट फ्लो कर रही थी, अगर मैं बोलूं कि ये I जा रही थी, सही। इस केस में क्या हो जा रहा था, ये I3 हो जा रही थी, इधर I3 चली जा रही थी, सही। इधर क्या हो रहा था, I2 जा रही थी, इधर I2 चली जा रही थी, सही। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हमारा एक कैपेसिटेंस ये फॉर्म हो जाता है, ये मेटल की है और ये आपकी इंसुलेटर की पिन है, पिन, ठीक। ऐसे ही यहां पे एक आपका कंसीडर हो जाता है I2, ठीक। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं I3 डैश, इसे बोल देते हैं I2 डैश। दरअसल इसका जो डिजाइन होता है वो इस हिसाब से होता है कि यहां पर जितनी करंट I3 है उतनी ही सेम करंट I3 डैश फ्लो करे। जितनी करंट यहां पे I2 जो हमारी आउट गोइंग है, उतनी ही करंट I2 डैश इस नोड पर इनकमिंग हो। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि ये हमारा अब I हो जाएगा, यानी जो हमारी करंट है सीरीज में वो सेम रहेगी। तो जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यहां भी V/3, इधर भी V/3 और इधर भी V/3, यानी आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म हो जाएगा, सही। एक और बात, अगर प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली यूज अगर आप कहीं भी देखेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में तो मैक्सिमम यूज गार्ड रिंग का ही होता है। ग्रेडिंग वाले कैपेसिटेंस वाले फंडे का यूज नहीं होता है। बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका यूज मैक्सिमम होता है। थैंक यू।